हे गाइस, आप लोगों का मैट्रिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक परीक्षा की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि कक्षा 10 में हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर इस पर लेक्चर के रूप में दिया जाएगा। अगर आप लोगों का मन होगा कि इस पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रश्न उत्तर चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल कुछ दिनों में क्रिएट हो जाएगा, तो आप लोग उस पर ज्वाइन कर लेंगे। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यह चैनल खास करके मैट्रिक वालों के देखते हुए स्पेशल बनाया गया है। इसमें हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा एवं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाएगा, जिससे आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें वही सवाल पढ़ाया जाएगा जो मैट्रिक एग्ज़ाम में आता है। जो मैट्रिक एग्ज़ाम में नहीं आता है वह सवाल का सिर्फ डिस्कस किया जाएगा, जो आप लोगों का सिलेबस में है लेकिन अभी तक पूछा गया नहीं है, तो उस सवाल को हम लोग नोट्स में याद नहीं करेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें MVVI लगाने हैं और कुछ में VVI लगाने हैं, क्योंकि जो सवाल पूछा गया है उसे दोहराने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए उस सवाल पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसे हम लोग ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा है तो आने वाला दिन में भी नहीं पूछ सकता, इसलिए हम वही सवाल पर डिस्कशन करेंगे जो सवाल आने वाले हैं। इसमें फालतू का इस चैनल पर वीडियो नहीं डाला जाएगा कि ये पढ़ लीजिए वो पास हो जाएगा, ये पढ़ लीजिए यहाँ से वो हो जाएगा। इसमें वही परफेक्ट डाला जाएगा जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये नहीं बताया जाएगा कि इतना पढ़ लीजिए इतना में कोर्स हो जाएगा और इतना पढ़ लीजिए तो आप इतना डिवीजन से पास कर जाइएगा। अगर इस चैनल का हर एक वीडियो अच्छी तरीके से एवं जितना टेस्ट डाला जाएगा अगर आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों का 80% से नीचे नंबर नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट इस चैनल पर मैट्रिक कोचिंग सेंटर जो चैनल बनाया गया, इसमें मैट्रिक की हर एक सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस, पॉलिटिकल, हिंदी, संस्कृत, हर एक सब्जेक्ट की लेक्चर डाली जाएगी। वो चैप्टर वाइज चैप्टर, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री पर चलेंगे, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स के बाद और जितना सब पर चलेंगे। हर एक का वीडियो वन लेक्चर में आते रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा बहुविकल्पिक प्रश्न और क्या कहते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों लिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, क्योंकि 2-4 साल से हमारे बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम पैटर्न पर कुछ बदलाव किया है, जिसके कारण 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है तो 50% सब्जेक्टिव हो गया है, जिसके कारण से हम लोगों को जितना ध्यान सब्जेक्टिव पर देना पड़ता है उतना ध्यान ही ऑब्जेक्टिव पर देना पड़ता है। इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, और किताब के कुछ मुख्य पॉइंट भी इसमें दिए गए हैं जिसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। यह वीडियो देखने से आप लोग पहले अगर किताब को एक बार पढ़ लेते हैं तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत की सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। उसके सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। ऊपर वाला एक सवाल जो था, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह क्वेश्चन को आप लोग MVVI लगाकर याद करें, क्योंकि यह सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी अर्थात गुजरात। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो इंजीनियर मानव बनता है, प्रौद्योगिकी मानव का है, मशीन भी मानव बनाया, इसका अर्थात 2 नंबर 1 जो कि मानव निर्मित संसाधन नहीं है। आगे देखते हैं, यह शब्द किसने कहा? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु किसी के लालच संतुष्टि के लिए। तो यह कथन किसका है? हमारे महात्मा गांधी का।
महात्मा गांधी करेक्ट, राइट आंसर है। इस अध्याय से संबंधित भारत संसाधन एवं उपयोग जो दिया गया, आप लोग थंबनेल पर लगा हुआ देखे होंगे कि भारत संसाधन एवं उपयोग का लेक्चर नंबर 1 है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और आएंगे, जिसमें कि हम लोग इस बुक का ख़त्म होने पर पूरी बुक का कम से कम महामैराथन रखेंगे, जिसमें 200 से 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। उसमें सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का निचोड़ रहेगा, जिसे आप लोग अपना टेलीग्राम जो हम लोग चैनल देंगे उस पर आप लोग ज्वाइन करके भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाता है, तो वह कौन सा संसाधन है? संभाव्य संसाधन। आगे सवाल है, कौन से राज्य में लेटोराइट मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1 नंबर केरल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवन। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ 10 ही से ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सब हम थोड़ा लिए हैं अभी ऑब्जेक्टिव, इसमें ज़्यादा हम लोग सब्जेक्टिव का बात करेंगे, लेकिन बाद में हम लोग जो लाएंगे ऑब्जेक्टिव का सीरीज, उसमें फुल बुक का एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड से छूटने का चांस नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वरीय ऊर्जा। अब यहाँ दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी अर्थात 1 अंक वाला। यह प्रश्न 1 अंक वाला तो अब आता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लेंगे। जैसे सवाल दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर जलोढ़ मृदा। तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो दियों द्वारा लाया गया अवसाद से। लेकिन इसमें से पूछा जाता है सिर्फ इतना बात ही कि भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। तो आप लोग इतना याद रखेंगे। तो आगे है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मलवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस सवाल भी नहीं पूछा जाता, हम लोग याद नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बता दिया गया है। जो सवाल पूछा जाता है सिर्फ वही सवाल पर डिस्कस किया जाएगा, अन्यथा जो सवाल नहीं पूछा गया है तो उस सवाल पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। आगे सवाल है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक को लिखें। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस सवाल का भी डिस्कशन करेंगे हम लोग कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में 2 महत्वपूर्ण कारक। तो आप लोग अगर इस 7 प्रकार के कारक को देखते हैं तो वहाँ 2 प्रकार के कारक को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला कारक उसमें आप लोगों का है उच्चावच, उसके बाद है जनक शैल, उसके बाद है जलवायु वनस्पति संसंतर शैलें, उसके बाद आपका है ह्यूमस, उसके बाद है समय। यह सवाल MBVI आप लोगों के लिए। तो आगे है, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं 2 के नाम लिखें। तो विभिन्न मृदा में 2 का नाम जलोढ़ मृदा, काली मृदा, बस हो गया। लेकिन हम लोग 5-6 देख लेंगे क्योंकि वहाँ लिखने में आसानी होगी। तो तीसरा हो जाएगा लाल व पीली मृदा, लेटोराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। आप लोगों को साथ ही नोट्स बनाने की इच्छा हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे है, वन मृदा की 2 विशेषता लिखे। तो वन मृदा की 2 विशेषता में नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सीढ़ीदार, परंतु ऊपर ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा हो। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, हिमालय के हिम क्षेत्रों में अधिशलिक ह्यूमस से रहित होना चाहिए। ये सवाल भी पूछा नहीं जा चुका है, आप लोग इस सवाल को इग्नोर कर देंगे। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषता बताएं। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उतार लेंगे। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषता बताइए। रंग लाल और भूरा, रेतीला अलवनीय, ह्यूमस की नमी की मात्रा कम। आगे है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना। ये सवाल BVI है, आप लोग देख लेंगे। आगे है, एजेंडा 21 क्या है? एक कार्यसूची जिसका उद्देश्य समान हितों पारस्परिक। ये सवाल को भी हम लोग डिस्कस ना करेंगे क्योंकि यह सवाल आज तक ना पूछा गया ना ही पूछा जाएगा। अब अगर आप लोग को बुक का PDF से पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर बुक का PDF से ही पढ़ाइए, तो हम बुक का PDF से ही पढ़ाएंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर ना लेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता, ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग लिख कर भेजेंगे कि हम लोग को ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो हम लोग ऐसा ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ सोफानी कृषि की जाती है। इस सवाल में
बस इतना ही पूछा जाता है, सोपानी कृषि यानी सीढ़ीदार कृषि कहाँ की जाती है, तो आप लोग इसमें से जो दिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, या पांचों छः को याद कर लेंगे, बस ऑब्जेक्टिव ये सवाल पूछा जाएगा। ऐसी दो मानवीय क्रियाएं लिखे जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है, तो अति पशुचारण और वनोन्मूलन, यह आप लोगों का 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ऐसी दो मानवीय क्रियाएं लिखें जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। आगे देखते हैं उसका देख यानी 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। अब देखते हैं, भारत में भूमि निम्नीकरण के मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय कारकों क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसको ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, वन कटाई, खेती करने गलत तरीके, खनन, अधिक अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो आप लोगों को वहाँ ऐसे अगर लिखिएगा तो 2 में 2 नंबर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग वे में लिखेंगे, जैसे वन की कटाई, तो वन की कटाई हम लोग लिखेंगे वन की अत्यधिक कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत प्रकार की वन की कटाई होने से हम लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खेती करने के गलत तरीके, खेती करने के बाद हम लोग घास पुआल को जला देते हैं, जो कि खरपतवार जलाने से हमारे मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए इस प्रकार जहाँ जो यह सवाल पूछा गया है, भूमि के निम्नीकरण के मुख्यतः किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को लिखे, तो इस सवाल को आप लोग MVVI के रूप में याद करेंगे, क्योंकि ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है कि भारत में भूमि निम्नीकरण के मुख्यतः उत्तरदायी 4 का मानवीय क्रिया स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। ये सवाल तो कई बार, गिनती नहीं है कि कितना बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को कोई सवाल याद रहे कि ना रहे, ये तो मुख पर होना चाहिए, क्योंकि 9 में भी सवाल है, 10 में भी है। तो इसका दिया हुआ है खादर और बांगर अंतर स्पष्ट करें, तो बांगर प्राचीन जलोढ़ है यानी पुरानी है, तो खादर नए हैं। जस्ट अपोजिट है, अगर एक तरफ का याद हो जाता है दूसरा वाला सिंपल से याद है। कंकर बांगर में दिया है, दूसरा में कंकर तथा कैल्शियम कार्बोनेट, तो अधिक बारीकी वह रेतीला होता है। तो बार बार नवीनीकरण नहीं होता है, तो इसका बार बार नवीनीकरण होता है। सिंपल सा अपोजिट ही होता है। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। आगे सवाल है, संलग्न निम्नलिखित रेखाचित्र के ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को करें। ये सब सवाल को नहीं देखेंगे। काली मृदा की विशेषता बताएं, तो काली मृदा की विशेषता कुछ दी गई, यहाँ देखते हैं। कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है, रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहते हैं, ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुड़ मृदा। आप लोग कॉपी में नोट डाउन इसे करेंगे। अब आगे देखते हैं, उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है, ये सवाल आप लोग उतार लेंगे। उन प्रमुख कारकों का वर्णन करें जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो क्या क्या है? मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव प्रमुख कारक हैं। दूसरा है तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिमनदी का कार्य, रासायनिक और जैविक परिवर्तन, मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होता है। संसाधन के नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। ये सवाल भी अच्छा सवाल है, तो आप लोग इसे भी देखेंगे। संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें, तो पहला हम लोगों का है देश में संसाधनों की पहचान करना। उसके बाद है सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। उसके बाद है संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान का मापना। एक नियोजित ढांचा तैयार करना, यानी कि एक सुनिश्चित तरीके से ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। आगे हम लोगों का सवाल है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताएं। ये जो दिया गया सवाल है, ये पूछा जाएगा तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, ये 2 नंबर में नहीं पूछा जा सकता। ऐसे दिया है तो आप लोग ऐसे 5 नंबर में बना लेंगे। निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन हम लोग उसे कहेंगे जिस पर हम लोगों का यानी कि निजी व्यक्ति स्वामित्व होता है, और सामुदायिक संसाधन उसमें कहीं किसी समूह या समूह का शासन होता है, और राष्ट्रीय संसाधन जिसमें देश का हक होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसमें पूरे विश्व का हक होता है। इसको आप 5 नंबर में अच्छी तरह डिटेल से बना लेंगे। आगे देखते हैं, मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 4 विधियों को लिखें। ये सवाल को हम लोग नहीं देखेंगे। आप लोगों अगर 5 नंबर या 2 नंबर वाला सवाल नहीं बनेगा तो हम इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर
उपलब्ध करवाएंगे, जिसका 2-3 दिन में लिंक दिया जाएगा, वीडियो पर ही बता देंगे, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आप लोग से बन जाती नोट्स तो कोई बात, बन जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगी तो वहाँ से बना लीजिएगा। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटोराइट मृदा, पर्वतीय वनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो आप लोग इसे देख लेंगे, अच्छी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी क्या दे देगा, 3 मिट्टी दे देगा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल और पीली मृदा, और दे देगा कुछ अलग से कोई मृदा। तो पूछेगा इनमें से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती है, तो आप लोग आंसर अगर याद रहेगा तो करेक्ट मार पाएंगे। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में अभी तक में पूछा जा चुका है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। इसमें वो सभी सवाल को बताया जाएगा एवं डिस्कशन किया जाएगा कि जो सवाल अभी तक पूछा जा चुका है, इसलिए ये सवाल अभी आज तक में पूछा गया है, तो इस सवाल का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सवाल है संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन को यानी प्लानिंग क्या है, संसाधन को बचाने के लिए, डायरेक्ट सिंपल सा अर्थ में समझिए, संसाधन को प्लानिंग क्या है यानी बचाने के लिए, यानी नियोजन, आखिर उसको बचाएंगे तो बचाएंगे क्यों, इसका पीछे रीज़न क्या है, वही ये हमसे सवाल कर रहा है। तो यहाँ हम लोग आंसर है, देश में मौजूद संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकता को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। कहने का अर्थ है संसार में जितना प्रकार का भी संसाधन है, उनका भंडार पता कर उनका कुशल उपयोग कर मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए संसाधन का नियोजन आवश्यक है। उसके बाद है संसाधन सीमित है, इसलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य में बचाया जा सके। उसके बाद है वितरण असमान है, इसलिए देश की समान विकास करके सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। यहाँ कह रहा है कि संसाधन सीमित है और इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए, नहीं तो अगर उचित ढंग से नहीं किया जाएगा, अगर किसी भी चीज़ को अगर उचित ढंग से नहीं किया जाता है तो वह चीज़ भविष्य में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से संसाधन को अगर उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाएगा तो भविष्य में इसे बचाया नहीं जा सकता है। और संसाधन सभी जगह एक समान रूप से नहीं है, इसलिए कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो संसाधन का वितरण जो है वो समान रूप से है, इसलिए हम लोगों को समान विकास करने के लिए सभी संसाधन को नियोजित करने का अत्यंत आवश्यक है। आगे सवाल है संसाधन के अति उपभोग की कौन कौन सी समस्या। अभी तो सिंपल सा है, संसाधन का अति उपभोग से समस्या क्या होगा, संसाधन का ह्रास होगा। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में, एक साधन संपन्न द्वारा दूसरा संसाधनहीन वर्ग। जब पहले से हमारे पता है कि जो अमीर और गरीब है, तो अमीर लोगों द्वारा गरीब लोगों का शोषण किया जाता है, उसी प्रकार से संसाधन कुछ संपन्न व्यक्ति के पास है जो कि दूसरा संसाधनहीन वर्ग को ज़्यादा उपयोग करने नहीं देता है, वो उनके हाथों में है और उसके अनुसार से उपयोग किया जाता है। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से कहीं अधिकतम और कभी कम उपयोग करता है। तो आगे है विश्व खादर और बांगर में क्या अंतर है, ये सवाल को हम लोग देख चुके हैं। आगे है पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखे। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है। तो दिया है पृथ्वी 1992, तो पृथ्वी सम्मेलन में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हो जाएगा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित। ये यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद दिया है तो आप लोग लिख लेंगे इसको भी कि 100 देश भाग लिया था और विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक। इसमें सिंपल सा बताते हैं, पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था, इसे सिंपल सा बताया गया था कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्या को हल ढूंढकर उनको बचाना, और इसमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया सभी लोग। भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति की सभी लोगों ने। यह बात बताई है कि संसाधन को नियोजित पूर्वक उपयोग करना चाहिए एवं इसे बचाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले पीढ़ियों में हमें इनका कमी खलने लगेगी, इसलिए हम लोग को एक नियोजित ढंग से इनका उपयोग किया जाना चाहिए। यही पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें सिंपल सा इतना ही पूछा जाता है कि 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो। आगे देखते हैं मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है, विभिन्न उपायों को लिखें। ये सवाल को आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि मृदा अपरदन, मृदा यानी मृदा का सिंपल, मृदा का बहाव, सिंपल समझे, पानी जब आता है मृदा का जो बहाव होता है एक दूसरे कट के चले जाता है, जिसको हम लोग गांव देहात में बोलते हैं धसना मार दिया, तो उसी को रोकने के लिए क्या उपाय है। तो पहला है नदियों
पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, क्योंकि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो उनका जड़ जो होगा मिट्टी को जकड़ कर रखेगा, जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आप लोग इसे सिंपल भाषा अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, मरुस्थलीय क्षेत्रों किनारों पर पेड़ लगाकर। आगे सवाल है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। इस सवाल को एक बार पढ़ लेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन इस सवाल को नोट डाउन हम लोग नहीं करेंगे। दिया है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को किताब पढ़िएगा तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को परिचय करा देते हैं। तो कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग या शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। गन्ना वर्ष में एक फसल के आधार पर किया जाता है। दोनों में अंतर दिया है, यहाँ दोनों का डिस्कस कर लेंगे हम लोग। उसके बाद है, कुल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना, यानी कि एक कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक होता है। गन्ना वर्ष में एक से अधिक फसलों के लिए बोए जाने के आधार पर। आगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो इनमें से आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उतारिएगा कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के लिए अपनी आवाज़ उठाई। तो पूछा जाएगा 1968 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के लिए आवाज़ उठाई। तो आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। आगे है, 1974 में शुमशेर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की गई। तो वहाँ पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, 1974 में किसकी पुस्तक में स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की गई। तो इसका आंसर होगा शुमशेर की पुस्तक। आगे सवाल है, 1987 में वुडलैंड की आग सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, वुडलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास संकल्पना कब प्रस्तुत की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 में। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो 1992, जो आगे हम लोग रियो डी जेनेरो वाला देख चुके हैं। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधन को संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। ये सवाल को आप लोग देख चुके हैं, तब पर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। संसाधन नियोजन संसाधनों उचित उपयोग तकनीक और कौशल है। उसका संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सवाल को नहीं देखते, आगे बताते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन विभिन्न प्रकार को समझाइए। जैसे कि आप लोगों को हम बताए भी थे, क्या ये सवाल 5 नंबर में आएगा, जब भी आएगा तो इसलिए देखिए 5 नंबर में पूछा भी जा चुका है। क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। ये सवाल आप लोग उत्तरीय सवाल में बनाएंगे। यह सवाल को एक बार शायद पूछा गया है तो आप लोग बना लेंगे। अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है। उनके बाद जब टाइम नज़दीक आएगा तो कुछ सवाल पर हम लोग MVBI लगाएंगे, वही सवाल को आप लोग को पढ़ना है। तो आप लोग अभी इस सवाल को बनाएंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, हम करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत संसाधन व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। आप लोगों को जैसे पहले ही बता चुके हैं कि व्यक्तिगत संसाधन से कहेंगे जिसपे व्यक्ति का स्वामित्व हो, तो वही आंसर है। व्यक्तिगत संसाधन व्यक्ति का स्वामित्व, और व्यक्तिगत स्वामित्व किस पे होगा, बाग होगा, चारागाह होगा, तालाब कुआं आदि होगा। उसके बाद बताए थे दूसरा हो जाएगा आप लोगों का स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक संसाधन। इसका वर्णन इस प्रकार होगा, समुदाय के सभी लोगों का उपलब्ध होगा, गांव के पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, इसमें समुदाय पूरे समुदाय का हक होता है। नगर क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान। ये सवाल तो आप कॉमन सेंस से अपना बना सकते हैं। उसके बाद बताए थे राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय सरकार अधिकार है, वह राष्ट्र के हित में व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण कर सकती है, यानी कि वो अपने अंडर ले सकती है। खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन्य तथा वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि। दूसरा उसका चौथा है समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने सभी संसाधन राष्ट्रीय है। उसके बाद तीसरा मेरा स्वामित्व के आधार पर संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में है चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियम बनाना कि संसाधनों नियोजित किस प्रकार किया जाए। तट रेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागर संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उपयोग नहीं है। उसके बाद है मृदा निर्माण की कौन सी कारक उपयोगी है, जो आप लोग 2 नंबर में देख चुके हैं, शैल मृदा। तो आप लोग 2 नंबर का
2 नंबरिया क्वेश्चन जो आप बताए थे मृदा निर्माण के बारे में, तो वह सवाल को आप लोग यहाँ से नोट डाउन अच्छे तरीके से करेंगे कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। तो इसका पहला है मृदा निर्माण के लिए शैल, मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। उसके बाद है जलवायु, यानी कि लंबी अवधि में शैली के छोटे छोटे टुकड़ों के कणों में बदलना। उसका तीसरा है पेड़ पौधे जड़ें शैलों में घुसकर उन्हें तोड़ देती है। उसका अतिचारण, पशुओं द्वारा नियंत्रण, चराई से शैलों में परिवर्तन संभव। उसके बाद है वर्षा, वर्षा का जल शैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़ फोड़ करता है। इस प्रकार से इसका वर्णन है, तो आप लोग 2 नंबर में उतार कर नोट्स डाउन कर लेंगे। आगे भाग में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करके जो वितरण पात मानचित्र में दर्ज है। ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, अगर पूछा ही जाता है तो वह पूछा जाएगा नेत्रहीन बच्चों के लिए। इसमें से नेत्रहीन बच्चों तो कोई नहीं है, इसलिए इस सवाल को डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर 2 नंबर में अगर पूछा जा सकता है तो हम टिक लगा देते हैं, तो वह सवाल को आप लोग देखेंगे। एक जलोढ़ मृदा पूछ सकता है जो संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैला हुआ है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंतों विकसित है, रेत और सिल्ट है। ये 5 नंबर में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, हम लगा देते हैं। 2-3 मृदा में टिक आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद काली मृदा, काली मृदा 2 में पूछा जा सकता है, पूछ देगा काली मृदा का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका आंसर हो जाए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। तो आप लोग को बताया थे कि रेगुड़ मृदा भी, रेगड़ लिखा गया है, मिसप्रिंट है यहाँ, तो रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है काली मृदा। आप लोग को बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में से याद करना। आगे है लाल और पीली मृदा छोड़ देंगे, लेटोराइट मृदा छोड़ देंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ लेटोराइट मृदा में यह बात याद रखेंगे हम लोग कि लेटोराइट मृदा जो किसके लिए उपयोगी है, तो वह काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। तो आप लोग इसे एक बार देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे एक बार तो दिमाग में आ जाएगा। आगे है मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद है वन मृदा, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद इस प्रकार से आप लोगों का यह लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों को अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, और फिर से कल एक वीडियो नया डाला जाएगा। हर एक दिन इस चैनल पर वीडियो डाला जाएगा और चैप्टर वाइज चैप्टर डाला जाएगा। यह नहीं कि आज इसका डाले आज उसका डाले, चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न उत्तर सब कराया जाएगा। आप लोग कमेंट करें, किसी प्रकार की भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। वीडियो का कमेंट हम रोज़ाना देखते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ये चैनल स्पेशली मैट्रिक कोचिंग सेंटर के लिए बनाया गया है, जो आप लोग नाम देख सकते हैं कोचिंग का नाम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।